सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और जितना अब तक हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं मोशन में, खास करके मोशन में जितना टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, दूरी तथा विस्थापन के मध्य अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो दूरी बड़ी होती है या बराबर होती है विस्थापन के, दूरी हमेशा बड़ी होती है या फिर बराबर होती है विस्थापन के। तो अगर विस्थापन को यहाँ से डिवाइड किया जाए, क्योंकि हमें चाहिए दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, विस्थापन को जो ही डिवाइड करेंगे यहाँ विस्थापन हट जाएगा और बचेगा 1। इसका मतलब ये है कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा 1 के बराबर या उससे अधिक होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शून्य हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन है दूरी, विस्थापन, वेग, और ए तथा बी दोनों, यानी कि विस्थापन और वेग दोनों शून्य हो सकते हैं। तो शून्य की अगर बात किया जाएगा तो हम लोग पढ़े हैं कि जो दूरी होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और जो विस्थापन होता है, विस्थापन ये ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक भी होता है। इसका मतलब विस्थापन तीनों हो सकता है। और वेग की बात करें हम लोग, वेग, तो वेग विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। इसका मतलब वेग भी विस्थापन पर डिपेंड है। तो विस्थापन अगर शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक तीनों हो सकता है, तो वेग भी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों हो सकता है। इसका मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों होगा, यानी कि विस्थापन और वेग दोनों शून्य हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा डी राइट आंसर होगा। और एक त्वरित गति होता है, जैसे समान रेखीगत, पहला ऑप्शन, सेकंड दिया गया है समान सीधी रेखीगत, और थर्ड वृत्तीय गति। तो देखना यह है कि इसमें से कब त्वरण उत्पन्न होगा। अगर समान गति की बात करें तो समान रेखीगत मतलब ये सीधी रेखा में चलता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों समान ही है कि सीधी रेखा का मतलब ही होता है कि रेखीय गति, सीधी रेखा में गति इस तरह से गति करेगा। और जब सीधी रेखा में गति समान होती है तो वो जो त्वरण होगा वो शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन नहीं होता है, वेग परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए जो त्वरण उत्पन्न होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब पहला और दूसरे ऑप्शन में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं कर रहा है। और वृत्तिगत की बात करें हम लोग, तो वृत्तिगत में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, इसके वृत्तिगत जो होता है वो दिशा परिवर्तन के कारण, दिशा परिवर्तन के कारण ये त्वरण उत्पन्न होता है। और ये जो त्वरण होगा वो वृत्तीय त्वरण कहलाता है। ये वृत्तिगत के कारण, दिशा परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, कुछ न कुछ त्वरण उत्पन्न होता है, इसे हम लोग कैलकुलेट किए थे। और ये त्वरण होता है ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये इतना त्वरण होता है। और ये त्वरण उत्पन्न होगा वृत्तिगत के कारण। इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का प्रथम समीकरण किसका संबंध दर्शाता है। तो प्रथम समीकरण, अगर गति के समीकरण की बात किया जाएगा तो जो फर्स्ट समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, और सेकेंड समीकरण जो था वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड समीकरण की बात करें हम लोग तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अगर बात करें प्रथम समीकरण की तो फर्स्ट वाला समीकरण वेग तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है, और सेकेंड स्थिति तथा समय को दर्शाता है, और थर्ड स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्थिति तथा त्वरण, यानी कि त्वरण किसी को रिप्रेजेंट नहीं, किसी भी समीकरण को त्वरण नहीं आ रहा है, इसका मतलब त्वरण जिसमें है वो गलत है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो पूरा का पूरा गलत है, और थर्ड वाला भी इसमें त्वरण आ रहा है। इसका मतलब गति के समीकरण में कभी भी त्वरण का संबंध नहीं बता रहा है, और त्वरण तो है लेकिन इसके संबंध को नहीं रिप्रेजेंट करता है ये त्वरण, क्योंकि त्वरण तीनों में कॉमन है।
और त्वरण को नहीं बता रहा है तो थर्ड यहाँ चाल है, चाल हमारे किसी भी समीकरण में चाल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वेग तथा समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन होगा, गति का जो प्रथम समीकरण होगा वो वेग तथा समय के बीच के संबंध को दर्शाएगा, और सेकेंड स्थिति तथा समय, और थर्ड स्थिति तथा वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि गति के तृतीय समीकरण के किस संबंध को दर्शाता है। गति का तृतीय समीकरण अगर संबंध की बात करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों किसको किसको दर्शाता है। तो अगर यहाँ से तीनों समीकरण याद हो गए होंगे तो आई थिंक ये जवाब दे सकते हैं कि ये कितना होगा, ए बी सी डी, कौन सा जवाब होगा। इसका मतलब डी तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर ए की बात करें तो इसमें चाल आ रहा है और उसमें कोई भी संबंध में चाल नहीं था, तो हम लोग चाल वाला जवाब गलत होगा। तो यही दोनों में हमें जवाब देना है। और अगर तीनों समीकरण याद है तो ये जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ये गति का द्वितीय समीकरण किसके किसके बीच संबंध को स्थापित करता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों समीकरण से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि कोई प्रक्षेप अधिकतम परास तय करे, इसके लिए उसे क्षैतिज के साथ कितने कोण से फेंकना चाहिए। अगर किसी भी कोण को किसी भी बाल को या फिर किसी भी पार्टिकल को किसी एंगल से फेंकना है तो कोण बताना है कि कब उसका अधिकतम परास होगा। तो अधिकतम परास का या फिर रेंज का हमारे पास फार्मूला है। परास का जो फार्मूला होगा R = U² sin 2θ डिवाइड बाई जी। तो एंगल बताना है तो ये तो फिक्स होगा, इसका कितने वेग से फेंका जाएगा और इसका ग्रेविटी कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, ये फिक्स होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ बदलना है sin 2θ, और 2θ sin थीटा कब मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। और अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो ये होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि सबसे अधिकतम परास तब तय करेगा जब उसे 45 डिग्री पर फेंका जाए या प्रक्षेप किया जाए, तो वो अधिकतम दूर तक जाकर के गिरेगा, उसका परास अधिकतम होगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ 30 डिग्री गलत होगा, 90 डिग्री पर 90 डिग्री पुट किया जाएगा तो 180, और साइन 180 अंश का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब वो दूर ही नहीं जा पाएगा। और ये इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ वस्तु किसके साथ गति कर रही है, इनमें से किसके साथ गति कर रही है, और बताना ये है कि अगर गति कर रही है तो किसके साथ गति कर रही है, ऑप्शन है। और जब वस्तु गति कर रही है तो जो ऑप्शन दिया गया है, शून्य वेग, शून्य चाल, शून्य त्वरण, और इनमें से कोई नहीं। अगर वस्तु गतिमान है, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो इसका मतलब उसका वेग तो शून्य हो ही नहीं सकता, वेग शून्य नहीं हो सकता, ना तो चाल शून्य हो सकती। अगर चाल वेग दोनों 0 हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो गतिशील कैसे रही, इसका मतलब वो गतिशील कैसे रही। अगर गति कर रही है तो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए गति अगर समान करे, एक समान रूप से समान गति हो रही हो, समान गति का मतलब ये है कि पहले इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ जो विस्थापन होगा, पहले पॉइंट पर समय के साथ भी परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरे बार भी समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, और तीसरी बार भी समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये समान गति से जा रहा है। कोई भी वस्तु है जो समान गति से चल रहा है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ, तो इसका मतलब जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जब वेग परिवर्तन ही नहीं होगा, वेग परिवर्तन शून्य होगा, तो इसका मतलब उसका त्वरण भी 0 होगा। तो जो समान गति से चले या फिर गति कर रही है या वस्तु के साथ अगर गति कर रही है तो इसका मतलब उसका त्वरण शून्य हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। त्वरण शून्य क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें विस्थापन परिवर्तन
वेग परिवर्तन जीरो हो रहा है, वेग परिवर्तन नहीं होगा, वेग परिवर्तन समान होगा तो इसका मतलब त्वरण जीरो आएगा, और वेग परिवर्तन समान नहीं होता तो कुछ ना कुछ त्वरण प्राप्त होता। और अगला क्वेश्चन है कि चाल समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, या फिर किससे प्रदर्शित करता है, क्या प्राप्त होता है। तो यही अगर क्वेश्चन की बात करें, चाहे विस्थापन समय के बीच पूछा जाए, ये ग्राफ समय विस्थापन, और या फिर ये ग्राफ वेग या चाल समय के ग्राफ को पूछा जाए, तो ये जो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ग्राफ होगा ये हमेशा वेग या चाल को प्रदर्शित करेगा, और चाल समय के बीच का जो ग्राफ होगा वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी त्वरण, इसका मतलब जो चाल समय के बीच का ग्राफ होगा हमारा वो त्वरण को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब यहाँ से चाल और समय के बीच ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और इसी तरह से अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि कार विरामावस्था से शुरू होकर 6 सेकेंड तक 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होती है। यानी कि जो समय दिया गया है उसमें 6 सेकेंड, और जो त्वरण दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ से पहले पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि वेग ज्ञात कीजिए। पहले वेग निकालना है और दूसरी बार में तय की गई दूरी निकालना है। तो वेग निकालना है और दूरी निकालना है, तो वेग निकालने सबसे पहले बता दे रहा है कि वस्तु विरामावस्था में है। अगर वस्तु विरामावस्था में होगी तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होगा वो शून्य होगा, विरामावस्था से शुरू कर रही है तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा, और अंतिम वेग हमें निकालना है। प्रारंभिक वेग और समय दिया गया है, वेग और समय